वेलकम टू स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखेंगे एक भर्ती आ रखी है अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए आर्मी में परमानेंट कमीशन की नौकरी। देखिए वैसे भी परमानेंट नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है और डिफेंस की बात करें तो अग्निवीर का सिस्टम चालू हो गया, लेकिन अभी भी अधिकारियों की भर्ती में परमानेंट भर्ती कुछ होती है। देखिए उनमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, लेकिन ये जो कमीशन ये परमानेंट नौकरी, आप पूरा 57 साल तक नौकरी करो बढ़िया से। ठीक है, डिटेल बात करेंगे कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप 12th कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो कि अगर आपको फ्यूचर में डिफेंस में जाना है तो आप किस तरह से अधिकारी बन सकते हो, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या डिग्री रहेगा, तो सब चीज़ें आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये जो 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है और जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो देखिए इस कोर्स का नाम है, इस कोर्स के नाम से आती है ये भर्ती। ठीक है, और ये होती है एक्चुअल में आर्मी में अधिकारी की भर्ती। इसका नाम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, जिसे आप TGC के नाम से भी जानते हो। और ये 140वां कोर्स होने जा रहा है। इसके पहले 139 कोर्सेज हो चुके हैं, लोग 139 कोर्सेज में भर्ती हो चुके हैं। ठीक, बहुत पहले से चली है, जब आज़ादी मिल गई थी उसके बाद से जो ना अपनी भर्ती चालू हो गई, तो टोटल 140 ये होने जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो भर्ती है आपकी, आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर आपकी परमानेंट कमीशन हो जाएगी। और सिर्फ ज़रूरी ध्यान दें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देखिए, भारत का कोई भी बच्चा, उसके अलावा नेपाल भूटान बर्मा वाले भी जो आके इधर से बसे हैं आके इंडिया में, वो भर सकते हैं। और नेपाली तो अभी भी अगर नेपाल में रह रहे तो भी फॉर्म भर सकते हो। भूटान वाले जो भूटान में ही रह रहे हैं वो भी अभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, जाम्बिया, इथोपिया, वियतनाम कहीं से आके और इंडिया में सेटल हो गए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान से आके भी जो इंडिया में माइग्रेटेड हो गए, सेटल हो गए, वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नेशनलिटी की बात। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 20 से 27 साल तक का कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, तो अभी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 98 से 1 जनवरी 2005 के बीच में पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक और बड़े बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर जी इसमें SC हैं हम, या हम ST हैं, या हम OBC हैं, तो हमें कोई रिजर्वेशन मिलेगा? तो देखिए फौज की भर्ती में कोई रिजर्वेशन नहीं, सब एक बराबर। ठीक है, चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे जो हो, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के हो, सब बराबर। ठीक है, तो उम्र सीमा में किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं, सबको 20 से 27 साल है। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो भी आप इसमें भाग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, हुआ पास द रिक्वेस्ट इंजीनियरिंग डिग्री या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें भाग ले सकते हो। ठीक है, और आपकी जो फाइनल ईयर की डिग्री है वो 1 जनवरी 2025 तक आपकी आ जानी चाहिए, नहीं तो आपको जो है ना फिर बाद में आउट कर दिया जाएगा। तो 1 जनवरी 25 तक आ जाए, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। अब कितना, ये अप्रैल चल रहा है, पूरी ये साल पड़ी है और जनवरी 25 तक। ठीक, मतलब अपीयरिंग जो बच्चे हैं वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो चीज़ ज़रूरी है उन्हीं के बारे में बस डिस्कस करेंगे, इधर उधर की चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। देखिए आपने फॉर्म भर दिया, अब आपके कॉल लेटर किस बेसिस पे आते हैं? देखिए सब लोग बच्चों के कॉल लेटर नहीं आते हैं, तो क्या वो बेसिस होता है? देखिए अगर आप जो है ना ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब आप BTech वगैरह कर चुके हैं, तो आपके जो पूरे मार्क्स जोड़ के उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा। ठीक है, आपके BTech में एग्रीगेट इतने परसेंट आए तो उस परसेंटेज के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो आपकी जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग, आपकी ब्रांच वाइज एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जिन बच्चों ने सिविल के लिए अप्लाई किया, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अब उनके एक कट ऑफ बनाए जाएंगे कि ये फाइनल ईयर में इनके कितने थे या ओवरऑल BTech में कितने नंबर थे, तो उस बेसिस पे छाट के आपको SSB के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। अब जो अपीयरिंग है, अब वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा भैया, हमने तो पूरा BTech अभी किया नहीं है। तो उन्होंने मान लीजिए आपने 6 सेमेस्टर पूरे कर लिए। ठीक है, 3 सालों में 6 सेमेस्टर, तो अगर आपने 6 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं तो आपका इन्हीं का एवरेज निकाल लिया जाएगा। ठीक है, मान लेंगे कि करीब करीब आप इतना ही स्कोर करोगे अपने चौथे साल में भी, तो उन एवरेज के आधार पर आपके एक मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, उस बेसिस पे आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा SSB के लिए। बात समझिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं। अब देखो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है उसके हिसाब से आप वैकेंसी देख सकते हो। सिविल के लिए आप देख सकते हो 7 वैकेंसी। अगर आपने इन किसी से भी आपने ब्रांचेस से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 7 वैकेंसी हैं। ठीक है, और आगे देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं। देखिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद और देख लेते हैं आपकी जो है ना कितनी वैकेंसी है। मैकेनिकल में 7 वैकेंसी, मैकेनिकल में थोड़ी अच्छी आती हैं, ये देखो 7 वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए। तो ये मैकेनिकल वालों के लिए 7 वैकेंसी है। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा,
अब ये देखो, जो मिसलेनियस हो गया, मतलब आपने इन किसी से भी अगर आपने किया है, ठीक है, तो वो तो कॉमन सी ब्रांचेज हो गई, लोग बाग करते हैं, लेकिन और भी ब्रांचेज होती ना। तो अगर आपने इन किसी ब्रांचेज से अगर आपने जो है ना बीटेक वगैरह किया है मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तो उसके लिए 2 वैकेंसी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इस तरह आपकी जो टोटल भर्ती बनी वो 30 के आसपास बनी। देखिए इतनी भर्ती आती है, मैंने शायद लास्ट ईयर देखा था 42 आई थी, मतलब 30 से 40 के बीच में ही रहती है, कोई बम्पर भर्ती 1000-2000 टाइप की नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि ये नौकरी आपकी परमानेंट कमीशन हो जाएगी। जब आप नौकरी, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पड़ती है, वहाँ पर रहेगी, और टोटल आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद जो है ना आप बना दिए जाएंगे फ़ौज में अधिकारी। लेफ्टिनेंट से आपकी शुरुआत होगी। तनख्वाह कितनी मिलेगी वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हो जाए, ट्रेनिंग के बारे में बात हो गई। आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी IMA में, वहाँ आप जेंटलमैन कैडेट बनाए जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी चलेगी 1 साल की है, ठीक है। अगर आप बाय द चांस मेडिकल के अलावा, मतलब कि आपके चोट लग गई, क्योंकि दौड़ा भागी का काम रहता है, ठीक है, चोट लग गई और फिर आप अगर IMA छोड़ते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना। बट अगर आप अपनी चॉइस से, आपसे ट्रेनिंग नहीं झेली गई, आपका मन नहीं हुआ, आप बदल गए या कुछ हुआ, जो भी सरकमस्टेंसेस है, परिवार में कुछ ऐसा हो गया कि आपको घर पे जाना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है, तो आपको इतना कॉस्ट देना पड़ेगा। पर वीक का है ये। तो आपने जितने दिन ट्रेनिंग की, जितने वीक आपने ट्रेनिंग की, आप निकाल के जोड़ लीजिए, उतना पैसा दे के आप वहाँ से छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपकी ट्रेनिंग की। तो एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेनिंग में चले गए तो आपको फिर ज्वाइनिंग ही लेनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा फिर देना पड़ेगा। आप ज्वाइन करो, देखिए बढ़िया करियर है, आप फ़ौज में अधिकारी बनते हो, बढ़िया प्रमोशन है, बढ़िया सर्विसेज हैं, बढ़िया सुविधाएँ हैं, देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, और एक भारतीय नागरिक को क्या चाहिए, ठीक है। प्रमोशन क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप जो कि ट्रेनिंग पे हुई जाएगी, लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जनरल, फिर इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कितने सालों में बनेंगे, ठीक है। तो ब्रिगेडियर आपको बनते बनते मिनिमम 26 साल चाहिए। 26 साल के बाद आप जो है ना ब्रिगेडियर बन पाएंगे। इन्हें फील्ड अफसर के नाम से भी जाना है। ब्रिगेडियर आपने सुना होगा, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, जो तिरंगा वाली मूवी में, ठीक है, तो राजकुमार जी बने थे, तो वही ब्रिगेडियर साहब आप बनते हैं। तो बनते कैसे, आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट, फिर 2 साल की, फिर जैसे आप कमीशनिंग होंगे आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, फिर 2 साल बाद कैप्टन बनेंगे, फिर 6 साल बाद मेजर बनेंगे, लेफ्टिनेंट कमल 13 साल बाद बने, 26 साल बाद कर्नल बनोगे, फिर उसके बाद आपकी ब्रिगेडियर बनेंगे, जो पोस्टेज खाली होंगी उसके हिसाब से। तनख्वाह की बात कर लेते हैं, वेतन आपको कितना मिलेगा। तो देखिए, आपको वेतन आर्मी खूब भरपूर वेतन देती है। आपको पे लेवल 10 का वेतन लेफ्टिनेंट जैसे बनोगे मिलेगा 56,100 रुपये मूल वेतन रहेगा। सैलरी की बात करूँ तो 75 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीने की आपकी पड़ेगी जाके। तो सैलरी की कोई चिंता मत करो, बढ़िया चीज़ें हैं, आप इसमें आराम से फॉर्म भरो। और आपको सैलरी के अलावा भी चीज़ें मिलती है। MSP मिलिट्री सर्विस पे आपको यहाँ से देखिए, हाँ, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 56,100 रुपये। इसमें कोई अलाउंस नहीं मिलता है आपको। ट्रेनिंग आपकी जैसे ही चालू हो गई तो पहले महीने से आपको जो है ना 56,100 रुपये इतना फिक्स आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो बाकी का पैसा जो बनेगा वो आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन ट्रेनिंग टाइम में आपको पूरा सैलरी नहीं मिलती, आपको इतनी सैलरी मिलती है जितने दिन आप IMA में जेंटलमैन कैडेट की तरफ है ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें नहीं थी, इनके बाद हम इनको छोड़ रहे हैं। TPTA वगैरह, ये जब आपकी नौकरी लगने की बात है, क्या ही इतना ज़्यादा उनमें डिस्कस करें। अभी हम नौकरी के पहले की बात कर लेते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। वैसे हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली, बस थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको और बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में एक चीज़ आती है कि आपका किस कट ऑफ के बेस पर आपको एडमिट कार्ड आएगा SSB के लिए। वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। अगर आपकी बीटेक पूरी हो गई तो आपके 4 साल के एग्रीगेट निकाल के एवरेज निकाल लेंगे। अगर आपने 3 साल दिए हैं, 6 सेमेस्टर हुए हैं, तो उन्हीं का निकाल के एवरेज परसेंटेज निकाल के आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे फिर वहाँ पर जाएंगे आप SSB के लिए। SSB क्या होता है, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, स्टेज 1, स्टेज 2।
ठीक है। स्टेज 1 क्या होता है, जाते ही आपका PPDT GD वगैरह लेक्चर वगैरह थोड़ा ये टेस्ट रहता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, तो आपको स्टेज 2 के लिए रुकना होता है, जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। 3 से 4 दिन का वो प्रोग्राम रहता है। अगर आप स्टेज 2 क्लियर होते, इंटरव्यू होता है, साइको टेस्ट रहता है, आपको जो ना फिजिकल टेस्ट भी रहता है, ऐसी GTO टास्क वगैरह रहते हैं, इंटरव्यू वगैरह रहता है। तो ये सब चीज़ें स्टेज 2 में रहती है। स्टेज 2 काफ़ी मेन होता है। स्टेज 1 तो बहुत सारे बच्चे क्लियर हो जाते हैं। स्टेज 2 जो हो जाता है उसे बोलते हैं SSB रिकमेंड हो गया है। अब जो SSB रिकमेंड हो जाएगा उसका एक मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आपको बता दिया जाएगा, वहाँ जाओ, या तुरंत भी मेडिकल एग्ज़ाम ही लोग कराते हैं। तो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होने के बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ SSB के जो मार्क्स आए उसके बेसिस पर। अब जितने अच्छे SSB में आपने स्कोर कर लिया, बस उसी के मार्क्स के आधार पर आपको जो ना ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, बशर्ते आपका मेडिकल फिट होना अनिवार्य है। तो एक चीज़ और ये देख लो कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 टायर का AC 3 टायर का आपको जो ना पैसा मिलता है। तो आप करा के जाना, आप वहाँ टिकट दिखाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। उम्मीद करता हूँ हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं और 9 मई इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले पहले जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो। आपके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। joinindianarmy.nic.in पर जाओ, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो। तो अगर आप 12th में हो और BTech वगैरह करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा SSB वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, थोड़ा फोकस किया करो कि SSB में क्या चीज़ें रहती हैं, थोड़ा कोचिंग वोचिंग कर लो। तो थोड़ा तैयारी आपको जल्दी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छी तैयारी रहेगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। कुछ जानना पूछना चाहते हो तो कमेंट करिएगा इसी वीडियो के नीचे। वंदे मातरम।